गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमें ध्यान था पार्ट 7, ठीक है। टुडे विल शेयर रेड पार्ट 8। हमने क्या डिस्कस किया था, नंबरल डिटरमिनेंट टाइप्स की बात करें तो नंबरल हमने डिस्कस किया था सम और एनी को लेकर के। सम और एनी में हमने जाना कि सम का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो सेंटेंस में पॉजिटिवनेस को एक्सप्रेस करता है। एनी का यूज होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और वो सेंटेंस में नेगेटिवनेस को एक्सप्रेस करता है। हम आज बात करेंगे आगे कुछ वर्ड्स की हम बात करते हैं, उनमें जो यूज़ किए जाते थे वो था अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू। आपको तीनों वर्ड्स कॉमन नज़र आ रहे होंगे, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। अब इन सेंटेंस के एग्जाम में सेंटेंस इनके आते हैं अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का। हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेंटेंस में हमें क्या फिलअप करना है, कि द फ्यू फिलअप करना है, अ फ्यू फिलअप करना है, या फ्यू फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका सेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। अ फ्यू सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है, द फ्यू सेंटेंस में नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करता है। देखिए मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स मतलब सेंटेंस बनाया, मैंने लिखा है पॉजिटिव, मतलब अ फ्यू सेंटेंस में क्या करता है, ये पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है। द फ्यू ऑल ऑफ देम का मतलब होता है कोई चीज़ की हम जैसे क्वालिटी क्वांटिटी की बात करते हैं, ऑल ऑफ मतलब ऑल ऑफ देम का मतलब जितनी चीज़ें उनके पास हैं वो सारी चीज़ें, ऑल ऑफ देम। और फ्यू का सेंस होता है नेगेटिव सेंस का। मैं दूसरी लैंग्वेज में कई बात करें तो हम इसको पॉजिटिव, अ फ्यू का जो होता है बेटा समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। देखिए सेंटेंस में अ फ्यू जो होता है वो समथिंग चीज़ में समथिंग एक्सप्रेस करता है। द फ्यू सेंटेंस में ऑल थिंग मीन्स एवरीथिंग, और फ्यू सेंटेंस में नथिंग मीन्स न के बराबर। अंडरस्टूड। मैं आपको इनके सेंटेंस के जरिए समझाना चाहूँगा कि एग्जाम में से सेंटेंस आते थे किस तरह से थे। और ये जो तीनों ही मैंने आपको बात की, तीनों ही सारे काउंटेबल नाउन्स को एक्सप्रेस करते हैं। अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू तीनों ही काउंटेबल नाउन्स को एक्सप्रेस करते हैं। अंडरस्टूड। ये बात को भूलना मत आप। अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू तीनों ही काउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करते हैं। अ फ्यू सेंटेंस में समथिंग का मतलब होता है सेंटेंस में पॉजिटिवनेस को एक्सप्रेस करता है। द फ्यू यहाँ पे बता रहे ऑल ऑफ देम का मतलब होता है एवरीथिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं तो सब चीज़ की बात कर रहे हैं। और फ्यू सेंटेंस में आने पे क्या हो जाता है, वो सेंटेंस में नेगेटिवनेस को एक्सप्रेस करता है, मीन्स नथिंग, मतलब फ्यू का एक्सप्रेस करता है न के बराबर। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल देखिए इसके। देखिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। तीनों एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सेकेंड थिंग आपको मैं बार बार ही बताना चाहूँगा कि तीनों ही
फ्यू, द फ्यू, फ्यू और फ्यू, ये तीनों ही काउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करते हैं। अंडरस्टूड। अब सेंटेंस देखिए जरिए समझते हैं कि ये कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि राम हैज़ ब्रोकन अ फ्यू टॉयज। तो यहाँ पे सेंस ये बता रहा है कि अ फ्यू का सेंस यहाँ पे पॉजिटिवनेस को बता रहा है। पॉजिटिवनेस का सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि राम ने जितने भी मतलब राम ने अ फ्यू टॉयज, अ फ्यू का मतलब होता है समथिंग, मतलब कुछ ही खिलौनों को उसने वो तोड़ चुका है। कहने का सेंस यहाँ पे अ फ्यू सेंटेंस में आने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव मतलब कहने का सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है वो वर्ड आने पे। सेकेंड थिंग यहाँ पे दे रखा है राम गेव मी द फ्यू मनी ही हैड। यहाँ पे हम बात करें तो ऑल ऑफ देम। इस सेंटेंस में कहने का सेंस है कि राम ने मुझे पैसे जो दिए थे, कितने पैसे दिए, ही हैड का मतलब होता है ऑल ऑफ देम, जितने उसके पास थे उतने मुझे सारे उसने मुझे पैसे दे दिए। सारे का सेंस यहाँ पे मतलब ऑल ऑफ देम, मतलब इस सेंटेंस में एवरीथिंग का मतलब होता है जितने थे उतने उसने मुझे दिए पैसे। इस सेंटेंस में द फ्यू का यूज हुआ। और लास्ट वाले सेंटेंस में लिखा है राम हैज़ ब्रोकन फ्यू टॉयज, मतलब होता है सेंटेंस में नेगेटिवनेस एक्सप्रेस हो रहा है। नेगेटिवनेस का मतलब होता है कि राम ने किसी भी तरह के कोई भी खिलौने नहीं तोड़े हैं। अंडरस्टूड। तो यह चीज़ हुआ। द फ्यू का यूज़ कहाँ होता है, अ फ्यू का यूज़ कहाँ होता है और फ्यू का यूज़ कहाँ होता है। अ फ्यू सेंटेंस में पॉजिटिवनेस को एक्सप्रेस करता है, द फ्यू सेंटेंस में ऑल ऑफ देम मीन्स ऑल थिंग की बात करती है यहाँ पे एवरीथिंग, और लास्ट में फ्यू वो जो वर्ड होता है वो नेगेटिवनेस को एक्सप्रेस करता है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट उसका जो पॉइंट था वो मैनी वाला। मैनी भी सेंटेंस में आप देख सकते हैं बेटा काउंटेबल नाउन्स को एक्सप्रेस करता है। सेंटेंस मैनी क्या करता है, सेंटेंस में काउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है काउंटेबल नाउन के चलते, तो यहाँ पे मैनी हमने फिलअप किया। एक वर्ड होता है बेटा एग्जाम में तुम्हारे जो मच और मैनी के जो सेंटेंस आते हैं इस तरह के सेंटेंस आते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा आता है, मैनी और मच। तो हमें ये पता होना चाहिए मैनी क्या करता है सेंटेंस में काउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करता है और मच अनकाउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करता है। तो दोनों में ब्रैकेट में वर्ड ले रखा हो। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें नाउन्स को पहचानना है। नाउन्स हमारा काउंटेबल होगा तो मैनी फिलअप करेंगे और अनकाउंटेबल होगा तो मच फिलअप करेंगे। अंडरस्टूड। समझ में आया आपको। जैसा कि मैंने बताया ना, ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या है काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के चलते हमें यहाँ क्या फिलअप किया, मैनी। हम और लास्ट हमारा जो डिटरमाइंस का जो पार्ट है क्वालिफायर। क्वालिफायर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करता है। क्वालिफायर सेंटेंस में क्या करता है, अनकाउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं तो देखिए आप, अ लिटल, द लिटल, लिटल और मच। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल के जरिए मच और मैनी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मच का एग्जाम्पल दूँ। देयर इज मच शुगर इन अ बाउल। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन था। ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा है मैनी और मच। तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि मैनी और मच का यूज़ कहाँ होता है। मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन में होता है और मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन में होता है। तो मैंने शुगर यहाँ पे देखा, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन था, तो मैंने यहाँ पे क्या फिलअप किया, मच फिलअप किया। अंडरस्टूड।
अब वह मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया, अ लिटल, द लिटल, लिटल, सेम वही चीज़ है, ये ऑब्लिक में मान लो आप, अंडरस्टूड, अ लिटल और फ्यू, द लिटल, द फ्यू, अ लिटल, फ्यू। अब इन सब की हम बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में कोई सेंटेंस आ जाए इन दोनों के, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, you gave me the few books you had. देखिए एग्जाम्पल, आप इस सेंटेंस में ब्रैकेट में दे रखा है द फ्यू और द लिटल। हमें दो चीज़ में ये समझना होना चाहिए कि द फ्यू का उसका होता है काउंटेबल नाउन में और लिटल, द लिटल का उसका होता है अनकाउंटेबल नाउन में। कभी कभार एग्जाम में आपकी तरह के सेंटेंस आते हैं तो ब्रैकेट में हमें ये कंफ्यूजन वाले वर्ड्स दे रखे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि द फ्यू का उसका होता है काउंटेबल नाउन में और द लिटल का अनकाउंटेबल। अब हमें सेंटेंस में देखना है। अब सेंटेंस में यहाँ पे क्या दे रखा है, मैंने ऑलरेडी पहले फिलअप कर रखा है यहाँ पे, you gave me डैश बुक्स you had। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जो ये बुक्स है जो हमारा क्या है काउंटेबल नाउन था, सो हम दोनों में ब्रैकेट में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, द फ्यू फिलअप करेंगे, क्योंकि बुक्स क्या है काउंटेबल नाउन है। अंडरस्टूड। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर को। हम ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं, फिर ऑक्सीकरणांक निकालना हमने पढ़ा, फिर ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण अंक के आधार पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को डिस्कस किया। फिर मैंने आपको रिएक्शन बताई थी रेडॉक्स, अपचोपचय रिएक्शंस, वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही रिएक्शन एक साथ साथ चलती हैं, उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण रेडॉक्स रिएक्शन या अपचयोपचय अभिक्रिया। अब अपचय पचो अभिक्रिया याद करने से कंपैरेटिवली रेडॉक्स रिएक्शन आप इजीली याद कर सकते हो। अपचयोपचय रिएक्शन, अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स जो अभिक्रिया है ये मैंने आपको बताया था, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई मैंने, तो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर। इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण व अपचयन यानी ऑक्सीडेशन व रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रही है, जिंक का जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट का कॉपर में। ये देखिए जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये अभी हिंदी इंग्लिश क्लास कॉमन चल रही है, इसलिए जब फिर क्लास अलग अलग हो जाएगी तो हम इंग्लिश वाले को इंग्लिश में और हिंदी वाले को हिंदी में पढ़ाएंगे। ऑक्सीकरण और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन यानी रिडक्शन। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एग्जाम में अगर आ जाए रेडॉक्स अभिक्रिया तो आपको ये रिएक्शन दे रही है, जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन।
यानी ऐसी रिएक्शन देनी है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। अगर एग्जाम में आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस लिखूं या ऑक्सीकारक और अपचायक में विभेद करूं, तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया है कि जिसका क्या होता है, अपचयन, अपचायक। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमको डिफरेंस करना है। अगर कहीं भी बच्चों डिफरेंस आए तो आपको एक ही याद रखना है, एक उसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर हमको एक पक्के से पक्का पता है, पक्के से याद है, तो हम क्या है दूसरा इजीली लिख सकते हैं। तो आपको अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट याद करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले जो ऑक्सीकारक होता है वो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई पदार्थ, जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ अणु या आयन है ना, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यानी वो केमिकल रिएक्शन में जिसमें कोई भी एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। जो अणु आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीकारक, और जो क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी कि निकालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। तो हम इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, अणु और आयन जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, त्यागते हैं। समझ में आ रहा है? चलो पहले अपन ये पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ यानी अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, यानी कि निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। जो ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीकारक और जो त्यागते हैं वो अपचायक। अब दूसरा, वे पदार्थ जो दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचेतित हो जाते हैं। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, खुद तो क्या करते हैं, एक वह पदार्थ जो दूसरे का तो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। ऐसे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं जो दूसरे का तो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, और स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित। ठीक है, अपचयित। ऐसे पदार्थ उल्टा जस्ट इसका, ऐसे पदार्थ जो दूसरे का तो क्या करते हैं, अपचयन, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत। इसको हम दोनों पॉइंट्स को इजीली समझा सकते हैं। देखो आप इस रिएक्शन से, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। हम इस रिएक्शन से वापस सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, वे पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती, कमी,
वह पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, कमी। दूसरा इधर, वह पदार्थ जिसके ऑक्सीकरण अंक में क्या होती हैं, वृद्धि। तो इजीली आप इनको क्या है समझा सकते हैं। तो अगला, वे पदार्थ जिनकी धन संयोजकता में कमी, धनावेश में धन संयोजकता, प्लस में धन संयोजकता में कमी, और उल्टा हो जाएगा धन संयोजकता में वृद्धि, या उसका भी लिख सकते हैं धन संयोजकता में वृद्धि या ऋण संयोजकता में कमी। तो धन संयोजकता में कमी, या लिख सकते हैं धन संयोजकता में वृद्धि। आराम से आप देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अणु आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे पदार्थ जो दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस, यानी खुद अपचयित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। अपचयन, खुद तो क्या करते हैं, दूसरे का तो क्या करते हैं, अपचयन, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत, तो वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। वे पदार्थ जिनकी ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है और तो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक, और जिसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। धन संयोजकता में कमी ऑक्सीकारक, और धन संयोजकता में वृद्धि क्या हो जाएगी, अपचायक। अब हमको जिंक और कॉपर सल्फेट से भी हम आराम से पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए आप, जिंक का क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट में ऑक्सीडेशन, और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। अब आप इसमें से बता सकते हो इजीली इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। जिंक का जिंक +2 में ऑक्सीकरण, और कॉपर का +2 से क्या हो रहा है, 0। अब देखिए यहाँ पे कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। जिंक का जिंक +2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना, ये देखिए आप। तो धन संयोजक देखिए आप, अंक में वह पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण अंक में कमी, तो जिंक से कॉपर सल्फेट +2 से क्या हो रहा है, 0। तो ये क्या हो गया आपके, जिसका अपचयन होता है वो क्या है, ऑक्सीकारक, यानी कॉपर सल्फेट क्या है, ऑक्सीकारक। और क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, 0 से क्या हो रहा है, +2, यानी जिंक क्या है, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक क्या है, अपचायक। तो आप इस रिएक्शन में बता सकते हैं जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वह अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक। तो इस टेबल से आप इजीली समझ सकते हैं। जिंक +2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। तो आप देखिए, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ये Cu+2 से Cu इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीकारक, ठीक है। और जिंक से जिंक +2 में इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्यागा, इसीलिए ये क्या है, अपचायक। क्लियर। तो जिंक क्या है, अपचायक, और कॉपर सल्फेट क्या है, ऑक्सीकारक। ऐसे पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं में अपचयित हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण कर रहा है और खुद कॉपर में अपचयित हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट क्या है, ऑक्सीकारक। और जिंक क्या हो रहा है, जिसका अपचयन होता है और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत। तो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अपचायक। फिर है वह पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण अंक में कमी, यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है, 0, तो +2 से 0 यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। तो आपको इतना ही ध्यान रखना कि वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, और वह पदार्थ जिनका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक।
तो इसको अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकारक और अपचयक अभिक्रियाएं हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। इससे पहले हमने कुछ मेजरमेंट के स्टैंडर्ड जो डिवाइस होते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर है, और इसके बाद जो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसके बाद एक्सरे माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उनके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और वो सारे कौन से मेथड्स थे, तो वो डायरेक्ट मेथड के लिए हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस यूज़ करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हमने एक देखा था रिफ्लेक्टिंग का मेथड देखा था, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का मेथड देखा था, और जो लास्ट मेथड है हमारा वो है पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड्स में हम क्या करते हैं, तो पैरेलैक्स मेथड को पहले ध्यान से समझना वाकई में होता क्या। तो ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जो इसको नाम दे दिया एस पॉइंट, ठीक है। अब इस एस पॉइंट को हम दो डिफरेंट लोकेशन से देखते हैं। इस एस पॉइंट को हम दो डिफरेंट लोकेशन से देखते हैं। जैसे कि एक बार हमने यहाँ से देखा इस एस पॉइंट को, ठीक है, और ये एक डायरेक्शन है, जैसे कि हमने मान ली कि ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, ठीक है। तो हमने देखा कि हम कहाँ पर है, कि हम यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर खड़े रह के हमने एस को देखा, तो एस हमको दिखा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारा एक डिवाइस है जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सेक्सटेंट। कौन सा डिवाइस है, सेक्सटेंट जो डिवाइस है, उसकी हेल्प से देखा कि ये जो हमको मिला, ये कितना मिला, 10 डिग्री हमको मिला टूवर्ड्स ईस्ट। किधर मिला, 10 डिग्री हमको मिला टूवर्ड्स ईस्ट, यानी इस लोकेशन से ये किस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में है। अब हमने हमारी लोकेशन चेंज की, यानी हम यहाँ से चलते हुए थोड़ा डिस्टेंस कवर किया हमने, और हम यहाँ पर पहुँचे। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से हमने देखा कि ये जो पॉइंट है एस पॉइंट, वो हमें इस डायरेक्शन में दिखा। कौन सी डायरेक्शन में दिखा हमको, इस वाली डायरेक्शन में दिखा, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमने देखा तो हमको इस वाली डायरेक्शन में दिखा, और इस पॉइंट से जब हमने देखा तब हमको इस वाली डायरेक्शन में दिखा, ठीक है। तो ये वाला भी कितना टूवर्ड्स है, तो 10 डिग्री टूवर्ड्स से मान लिया हमने। कितना डिग्री, 10 डिग्री टूवर्ड्स से, या फिर हम डिग्री में नहीं बोले तो हमने बोल दिया थीटा डिग्री, और ये भी कितना है, थीटा डिग्री। तो जब हमने इस पॉइंट को दो डिफरेंट लोकेशन से देखा तो हमको उसकी पोजीशन पता चली वो वाकई में है कहाँ पर, ठीक है। तो जब हमने इस लोकेशन से देखा तो हमको दिखा कि टूवर्ड्स थीटा डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट है, और जब हमने यहाँ से देखा तो हमने देखा कि थीटा डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट है। कहाँ पर है, टूवर्ड्स वेस्ट है, ठीक है। तो अब ये जो एस पॉइंट है, इसका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, तो कुछ मान लेते हैं अपन, कुछ होगा। तो ये जो इसका जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, तो अब ये लाइन और ये वाली जो लाइन है ये दोनों कैसी है, पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है। ये लाइन और ये दोनों लाइन कैसी है, आपस में पैरेलल है। अगर ये वाला जो एंगल थीटा है तो ये वाला इसके अपोजिट जो एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कितना होगा, थीटा। मैथमेटिक्स है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल्स है तो ये वाली लाइन अगर इसके साथ थीटा एंगल बनाती है तो यही लाइन यहाँ पर भी कितना बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। अब ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये दोनों लाइनें भी कैसी है, पैरेलल है। ये वाली और ये वाली कैसी है, पैरेलल है। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये पूरा जो एंगल है वो कितना आ गया, थीटा प्लस थीटा कितना आ गया, 2 थीटा। पूरा कितना आ गया, थीटा प्लस थीटा कितना आ गया, 2 थीटा, ठीक है। तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल, ठीक है, पैरेलैक्स एंगल। अब ये जो सेंटर है, ये वाला जो पॉइंट है, जो लोकेशन है,
इस लोकेशन का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस हमने कितना माना, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये से लगे यहाँ तक, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस हमने कहा कैसे, बराबर है। क्या है, बराबर है हमने कहा। तो अगर ये सारे डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ये जो बेस है हमारा, ये बेस कैसा होगा, तो ये बेस हमारा कुछ इस टाइप का होगा। कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। तभी तो ये सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, बराबर होंगे। तभी तो ये सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या है, हमारा बेस है। क्या है, बेस है। तो इसको हमने क्या बोला, बेस। ठीक है, अब अगर इसको हमने क्या बोला, आर, यानी अगर ये हमारा बेस है और बेस कैसा है, आर्क जैसा, ये क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। अगर इसी आर्क को कंप्लीट करूंगा तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर सर्कल बनेगा तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस। क्या बन जाएगी, रेडियस। अगर ये रेडियस है और ये बेस है तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क ओपन बेस ओपन आर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेस ओपन आर्क से, या फिर सॉरी क्या कह सकते हैं हम कि ये जो बेस और आर्क, तो ये दोनों हमारे एक ही है। ठीक है, तो ये जो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर्क ओपन रेडियस। क्या हो जाएगी, आर्क ओपन रेडियस। क्या हो जाएगी, आर्क ओपन रेडियस। यानी आर्क कौन सा, ये वाला, और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आर्क। तो आर्क ओपन रेडियस किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमने मेथड को पहले समझा कि पैरेलक्स मेथड क्या है। तो पैरेलक्स मेथड में अगर हमें ये वाली रेडियस निकालनी है, ये वाली रेडियस निकालनी है, तो सबसे बड़ी चीज़ हमको क्या चाहिए, ये वाला थीटा चाहिए। क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू हमको पता है और हमें आर्क की वैल्यू अगर हमको पता है तो हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो पैरेलक्स मेथड है इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं कि जैसे कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर जो स्टार होते हैं, अर्थ के ऊपर जो स्टार हमें यूनिवर्स में दिखते हैं, उनको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक जो स्टार होते हैं वो बिल्कुल पास वाले स्टार होते हैं, एक होते हैं जो मिड पोजीशन पर यानी बीच में होते हैं, न पास में होते हैं न दूर होते हैं, और एक जो स्टार होते हैं जो कि बहुत दूर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फारवे स्टार बोलते हैं, यानी बहुत दूर होते हैं जो। ठीक है, तो ये जो पैरेलक्स मेथड है इसकी हेल्प से ये जो मिडिल के ये जो स्टार है इसका डिस्टेंस कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। कौन से मेथड से, पैरेलक्स मेथड से। ठीक है, तो पैरेलक्स मेथड से हमको डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे जो कंडीशन, जो सबसे बेसिक चीज़ है, हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए थीटा। और थीटा कौन सा वाला, तो पैरेलक्स एंगल हमको चाहिए। अगर पैरेलक्स एंगल और रेडियस अगर हमको मिल गए, क्योंकि रेडियस तो हम, ये जो आर्क है, सॉरी आर्क अगर हमको मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इसको हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलक्स मेथड में हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हमको, कि जैसे कि ये कोई स्टार है एस। ठीक है, अब इस स्टार का अर्थ से कितना डिस्टेंस है, अगर वो हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 डिफरेंट लोकेशन से इस स्टार को देखेंगे। 2 डिफरेंट लोकेशन से इस स्टार को हम ऑब्जर्व करेंगे और हम ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमको ये थीटा की वैल्यू मिल जाती है, हम इन थीटा की हेल्प से हम ये वाला जो एंगल है फाइंड आउट करेंगे। यानी कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे, पैरेलक्स मेथड। ठीक है, अगर पैरेलक्स मेथड हम पैरेलक्स एंगल हमको फाइंड कर लिया हमने कि पैरेलक्स एंगल कितना होता है, अगर हमने फाइंड कर लिया तो ये डिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर सकते, चल के जाएंगे यहाँ से और ये इसको मेजर कर लेंगे। ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, यानी आर्क को हमने मेजर कर लिया, पैरेलक्स एंगल को हमने मेजर कर लिया, तो उस स्टार का अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पर अब हमने देखा कि हमारी अर्थ कैसी है, ये छोटी सी हमारी अर्थ है, ये स्टार बहुत दूर है। ठीक है, इस स्टार को जब हमने पहले यहाँ से देखा, इस पॉइंट से देखा, और फिर हमने दूसरी लोकेशन से देखा यानी इस लोकेशन से देखा, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो बनता है वो बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है, एंगल बहुत छोटा बनता है। यानी पैरेलक्स एंगल क्या बनेगा, जैसे कि हमने पढ़े थे 1 सेकेंड एंगल क्या होता है, सबसे छोटा एंगल होता है। इसके बाद क्या होता है, इससे बड़ा कौन सा होता है, 1 मिनट होता है। ठीक है, और 1 मिनट किसके बाद कौन सा होता है, 1 मिनट के बाद क्या होता है, 1 डिग्री होता है। तो ये एंगल जो बनेगा वो 1 सेकेंड से भी छोटा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी स्टार है, कोई हमारी अर्थ से दूर है,
तो वो उसका डिस्टेंस हमको निकालना है कि वो हमारे से कितने डिस्टेंस पर है। तो उसके लिए हम एक मेथड बनाते हैं और एक कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन से हम वो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमने देखा कि ये सन है, ये सन है यहाँ पर, और सन के चारों ओर हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। तो सन के चारों ओर हमारी अर्थ रोटेट करती है। कौन सा शेप बनता है? ये एलिप्स बनता है पूरा, ठीक है। यानी परफेक्ट सर्कल नहीं होता, एलिप्स, एलिप्टिकली कह सकते हैं हम या एलिप्स कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर हमारी अर्थ है, सपोज अर्थ है। तो हम जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, यानी जनवरी से दिसंबर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और अर्थ को कंप्लीट सन के चारों ओर एक चक्कर करने में कितना है? 365 डेज और 14 डेज, इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है अर्थ को क्या? एक चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो 365 डेज और 1/4 डेज, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब इतने टाइम में हम जानते हैं महीने कितने हो जाते हैं? 12 महीने हो जाते हैं हमारे 12 महीना होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने माना कि जनवरी में हमारी अर्थ यहाँ पर थी, जनवरी में हमारी ये अर्थ कहाँ पर होगी? यहाँ पर है। तो 6 महीने बाद यानी 6 महीने जब बीत जाएंगे तब हमारी जो अर्थ है वो जुलाई में, जून जुलाई में वो अर्थ हमारी कहाँ पर होगी? इस लोकेशन पर होगी। कहाँ पर होगी? इस लोकेशन पर। यानी जनवरी में हमने बोला हमारी अर्थ यहाँ पर है, तो आधे जब महीने बीत जाएंगे यानी 6 महीने जो है वो बीत जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? हमारी अर्थ है वो जो है जून जुलाई में, वो अर्थ कहाँ पर होगी? हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये अर्थ यहाँ पर है और एक जब जुलाई में जब देखेंगे तब अर्थ यहाँ पर है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है वो कहीं कहीं पर तो डिस्टेंस कैसा होता है? ज़्यादा होता है और कहीं कहीं पर डिस्टेंस कम होता है। तो हमने जो मीन डिस्टेंस निकाला था, तो सन और अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस है जिसको हमने बोला था 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी थी? तो इसकी वैल्यू थी 1.5 × 10⁻11 मीटर। कितनी वैल्यू थी? 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर है? 2 AU के बराबर है। किसके बराबर है? क्योंकि ये जो हाफ डिस्टेंस है वो कितने? 1 AU है, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 2 AU के बराबर है। अब यहाँ पर कोई स्टार है, कोई स्टार है जिसको हमको मेजर करना है। अगर हम अर्थ पे खड़े रह के अब इस डिस्टेंस को दो डिफरेंट लोकेशन से देखेंगे तो दोनों डिफरेंट लोकेशन के बीच का जो एंगल आएगा वो एंगल बिल्कुल छोटा आएगा, यानी 1 सेकंड से भी कम आएगा। तो इसलिए हमने एक नया लॉजिक, नया तरीका ढूंढा कि एंगल जो आए पैरेलक्स एंगल वो भी बढ़ा जाए और हमारे कैलकुलेशन भी इजीली हम निकाल ले या डन हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि जब हमारी अर्थ जनवरी में है तब हमने इस स्टार को देखा, इस स्टार को देखा, और इस स्टार के पास में एक दूसरा स्टार को हमने प्रोजेक्ट किया या फिर हमने उस स्टार को पकड़ा, और दूसरा स्टार जो था वो कौन सा था? जो कि फारवे डिस्टेंस पर था। कहाँ पर था? फारवे डिस्टेंस पर था, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर था। और हमने देखा है कि सन हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई स्टार होता है तो उससे जो लाइट आती है वो लाइट की रेस कैसी आती है? पैरेलल आती है। यानी हमने एक स्टार को यहाँ पर देखा जो कि फारवे पॉइंट पर है, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो हमने देखा इस स्टार से जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। तो इससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हमने इस स्टार के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब हमारा जो सेक्सटेंट का डिवाइस है, एक बार उस सेक्सटेंट के डिवाइस को हमने ये जो फारवे पॉइंट पर जो स्टार है इसके ऊपर रखा, और फिर दूसरी बार हमने कहाँ पर रखा? हमारे जिस स्टार का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है वहाँ पर, क्योंकि हमारा सेक्सटेंट का डिवाइस कैसा है? तो जो कि लास्ट क्लास में मैंने बनाया था कि जो डिवाइस है हमारा वो कुछ इस टाइप का डिवाइस है ये, और यहाँ पर एक स्केल लगी होती है जिसके ऊपर क्या होते हैं? एंगल होते हैं, ठीक है। तो एक बार हमने इसको सेट किया किसके ऊपर? ये जो फारवे पॉइंट पर जो स्टार है इसके ऊपर सेट किया, और फिर एक बार सेट किया यहाँ पर। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच का ये जो एंगल आया वो एंगल कितना आया? कुछ आया थीटा मान लिया। कितना आ गया? थीटा आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जैसे जनवरी में, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे इस स्टार का ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है तो एक लाइन तो हमें चाहिए,
एक लाइन तो चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंगल बनता है वो दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन होता है। तो एक लाइन तो हमारे पास है कि हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, भाई हमने इसको निशाना टारगेट किया और इसको टारगेट करके हम एंगल निकालेंगे। पर एंगल निकालने के लिए कोई दूसरी लाइन भी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक इमेजिंग किया, या फिर हमने देखा कि एक फार अवे यानी बहुत दूर, यानी इस स्टार से बहुत दूर एक दूसरा स्टार है और उसको हमने टारगेट किया, उसको निशाना बनाया और पहले उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, हमारा सेक्सटेंस को सेट किया और फिर इससे कहां पर लाए, हम इससे लाए, ऐसे लाए, यानी ये जो सेक्सटेंस का जो डिवाइस आपको दिख रहा है उसको हमने ऐसे सेट किया। जैसे सेट किया ये वाला एंगल हमको मिल गया और ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। इसके बाद जैसे ही 6 महीने बीत गए, जैसे ही 6 महीने बीत गए हम कहां पर पहुंच गए, हम यहां पर पहुंच गए। जैसे हम यहां पर पहुंच गए, हमारा जो फारवे पॉइंट पर जो बहुत दूर जो स्टार था वो तो अभी यहां पर है, तो हम जब 6 महीने बाद देखेंगे तो भी वो हमको वहीं पर दिखाई देगा, यानी वो हमें कहां पर दिखाई दिया, तो वो हमें दिखाई दिया यहां पर। कहां पर दिखाई दिया, यहां पर दिखाई दिया। फिर हमने सेक्सटेंस को सेट किया और हमने ये वाला एंगल निकाल दिया कि इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है। तो जब ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए, तो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि ये एंगल अगर हमारे पास आ गया, ये वाला एंगल आ गया, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो पूरा ये जो एंगल आ गया, पैरेलक्स एंगल आ गया, वो कितना आ गया, तो वो आ गया 2 थीटा। ठीक है, तो दो डिफरेंट लोकेशन होगी। तो हमने एक रीडिंग ली जनवरी में और दूसरी रीडिंग कब ली हमने, तो हमने दूसरी रीडिंग ली जुलाई में। तो जो फारवे पॉइंट पर जो स्टार है जो कि हमसे बहुत दूर है, वो उसकी लोकेशन हमारे लिए चेंज नहीं होगी। जब हम जनवरी में जुलाई में जाएंगे तब भी वो हमें हमारे उसी लोकेशन पर दिखाई देगा। तो उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, हमारे डिवाइस को सेट किया और जैसे ही हमने सेट किया हमको ये थीटा की वैल्यू मिल गई, ये थीटा की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये वाला डिस्टेंस तो हम जानते हैं कितना है, 2AU, यानी बेस हमको पता है और हमको क्या पता है, थीटा हमको पता है। तो हम बेस कौन सा है हमारा, तो बेस कौन सा, ये वाला आर्क। ठीक है, तो आर्क की वैल्यू हमको पता है और ये थीटा की वैल्यू अगर हमको पता है तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि ये जो स्टार है वो अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है। ये है हमारा पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड में हम क्या करते हैं, जो स्टार हमारे से दूरी पर है, डिस्टेंस पर, यानी मिड में पोजीशन पर है, न तो बिल्कुल पास में न बहुत ज़्यादा दूर, जो बीच वाले जो स्टार होते हैं उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड में हम किसकी हेल्प लेते हैं, तो सेक्सटेंट करके जो डिवाइस है उसकी हम हेल्प लेते हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे वो जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं और उन कैलकुलेशन में जो हमारी एरर आती है उसके संबंधित जो भी टॉपिक है वो हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप जानते हो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड जितने भी मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, उसका डायनेमिक नेचर होता है। इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी मतलब प्रोटीन जैसे वेरिएबल प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो होता है और उससे रिलेटेड जो भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे हमने देख लिए थे। और उससे रिलेटेड मॉडल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने 3 मॉडल डिस्कस किए थे यहाँ पे और आपको पता भी होगा, जैसे सैंडविच मॉडल हो गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया और लास्ट जो आखिरी मॉडल था जो एक्सेप्टेड था उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और मैंने आपको मार्क भी करवाया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सैंडविच मॉडल जैसे ही थे। डेनियली और डेवसन द्वारा जो मॉडल दिया गया था वैसे ही उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन उसके अंदर उन्होंने प्रोटीन के नेचर के और फॉस्फोलिपिड उन दोनों के अंदर 2 टाइप्स बताए थे कि उनके अंदर मूवमेंट कैसे होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर मूवमेंट कैसे होता है और प्रोटीन की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो कितने टाइप के होते हो। और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया था वाटर मॉलिक्यूल या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कैसे करते हैं। तो उससे आगे हम बढ़ेंगे, जैसे वो सारे मतलब जितने भी मॉडल थे वो डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती है या फिर अपन यूँ कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, उससे रिलेटेड मॉडल देख लिए, लेकिन ये काम क्या करता है, ये काम क्या करेगा सेल के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो भी सेल के अंदर लिविंग सेल मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल वॉल तो होती है नहीं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है और वो काम क्या करती है, ये क्या करती है, प्रोवाइड
definite shape and size to cell। सेल को क्या करती है, शेप और साइज प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे आपकी सेल वॉल भी करती थी, वैसे वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, आपकी जो सेल है उसको शेप और साइज प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरी बात, ये क्या काम करती है, तो दूसरा फंक्शन इसका हो जाएगा प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल। सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट एक जैसा रहे ऐसा तो जरूरी है नहीं। आप खुद देखते हो एनवायरनमेंट क्या होता है, डे बाय डे चेंज होता रहता है। पॉल्यूशन भी हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर। तो उससे सेल को बचाने के लिए जो काम करती है वो कौन करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। लिविंग सिस्टम के अंदर जैसे अपन प्लांट की बात करें तो उसमें सेल वॉल होती है जो रिजिड होती है और वो आउटर हार्श एनवायरनमेंट से बचाने का काम करती है। लेकिन हमारी बात करें या एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, इन बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो साइट होती है रेस्पिरेशन, मतलब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। पर किसके अंदर, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर। अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। इन बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ये साइट होती है, यानी यहीं पे रेस्पिरेशन होता है। और हमने स्ट्रक्चर जब देखा था, आपको पता हो प्रीवियस वीडियो आपने देखे हो तो उसके अंदर हमने देखा भी था जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा था, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को देखा था, मेसोसोम के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इन बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तीसरा और अंतिम पॉइंट है जो आपका लास्ट वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल, दोनों फंक्शन करती है। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली अपन जब लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी क्या करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। लेकिन जब हम आउटसाइड लिविंग सिस्टम बात करते हैं, मतलब आपकी बॉडी से कोई सेल आइसोलेट करने के बाद उसको किसी मीडियम के अंदर रखते हैं, तब वो कैसे बिहेव करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिव भी होती है और सेमी परमिएबल भी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड selectively permeable मेम्ब्रेन। ये क्या काम करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू हेल्प टू ट्रांसपोर्ट water soluble substance and food material। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस और फूड मटेरियल को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करने का काम करती है। यानी आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेमी परमिएबल भी होती है और सेलेक्टिवली भी परमिएबल भी होती है। अब मैंने आपको बताया था कि सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है। सेमी परमिएबल का मतलब यानी जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिविंग सिस्टम के अंदर है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर है और किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर रही है या फिर उसके थ्रू कोई सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वो कैसे बिहेव करेगी, वो बिहेव करेगी आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, और आउटसाइड होगा तो सेलेक्टिवली परमिएबल की तरह बिहेव करने का काम करती है। ये हमने देख लिया था वहां पे। और ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस और फूड मटेरियल को अंदर एंटर करवाने में हेल्प करती है। कौन, ये जो उसका नेचर होता है सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, मतलब जो नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या करती है, फूड सब्सटेंस को अंदर एंटर करवाने में हेल्प करती है। अब ये जो सब्सटेंस अंदर जाता है तो वो जाता कैसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हो या फूड मटेरियल हो, ये दो फॉर्म में जाता है, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा।
ठीक है, ये तो अपन जानते हैं, ये सॉलिड होगा सब्सटेंस या लिक्विड होगा या गैसियस सब्सटेंस भी हो सकता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज भी करते हैं। लेकिन ये जाता कैसे थी, ये दो मेथड से अंदर एंटर करता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है मटेरियल का, तो वो होता है या तो पैसिव या एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं इसको। तो ये करेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, जैसे ये क्या करती है, ये जो आपके सेल होती है उसको डिफाइनाइट शेप और साइज प्रोवाइड करने का काम करती है, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, तीसरा बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होती है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही वो रेस्पिरेशन करता है आउटर एनवायरमेंट से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव और सेमी परमेबल होती है। अब इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है के साथ, ये तो हो गए उसके फंक्शन। अब मैंने बात की कि इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, या तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए, इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी मतलब पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको हम पढ़ेंगे, जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं और उसी से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो टाइप होते हैं, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये है क्या, तो देख लेते हैं अपन। दोनों मीडियम इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस अंदर एंटर करेगा या बाहर जाएगा तो दोनों मेथड मतलब जो इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो पैसिव या फिर एक्टिवली, पर वो डिपेंड करता है ये होता क्या है, पहले अपन वो देख लेते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपका विदाउट एटीपी या नॉट एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थ्रू कोई भी सब्सटेंस अंदर एंटर कर रहा है या बाहर जा रहा है तो उसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, वो सीधा ही अंदर एंटर कर सकता है और सीधा ही बाहर जा सकता है। आप जानते भी हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है। दोनों मीडियम के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पोरस ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि एक्टिव आ गया तो पोर्स बंद हो जाते हैं, पोर्स तो उसका नेचर है तो उसके अंदर पोर्स तो प्रेजेंट ही रहेंगे। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, यानी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी के खर्च के ही सीधा कोई भी सब्सटेंस अंदर आ सकता है और जा सकता है, उसको कहते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैसा होता है, विदाउट एटीपी, मतलब ये प्रोसेस कैसे होती है, विदाउट एटीपी या विदाउट मतलब उसको कह सकते हैं अपन एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस प्रोसेस के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपका जो सेकंड आ जाएगा वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी से रिलेटेड, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ये कैसी प्रोसेस होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, यानी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब ये कैसी प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तब क्या होगा, कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होगा, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ न कुछ एनर्जी इस्तेमाल होगी तभी वो मटेरियल क्या होगा, अंदर एंगल्फ होगा या फिर अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ये विदाउट एटीपी होता है और वो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है। दूसरी बात की बात करें अपन, तो यहाँ पे जैसे आप यूँ समझ लीजिए कोई भी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो सीधा हो रहा है, तो सीधा हो रहा है इसका मतलब वो प्रोसेस कैसी होगी, स्लोअर। तो ये प्रोसेस क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है स्लोअर प्रोसेस होती है। और इसकी बात करें अपन एक्टिव की, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी के थ्रू हो रहा है। आप खुद जानते हो जब आपके पास एनर्जी होती है तो आप खुद भी अनस्टेबल हो जाते हो, मतलब ये प्रोसेस क्या होगी, इसके कंपैरिजन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो क्या होगा, फास्टर, यानी ये प्रोसेस कैसी होती है, फास्टर प्रोसेस।
इसके बाद बात करें अपन इसकी, तो ये जैसे ये स्लोअर हो गया, ये फास्टर हो गया। अब ये होता कैसे, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता कैसे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता कैसे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी सब्सटेंस फ्लो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ऐसा ही होता है कि लोअर टू हायर हो सकता है वगैरह, सब कुछ अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा होता है, थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यूं कह सकते हैं। मतलब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा तो वो देख लेते हैं। कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है, हमेशा हायर टू लोअर ही फ्लो होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ही साथ चल रहा है वो प्रोसेस। मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई सब्सटेंस फ्लो होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ पे कोई सेल ए है और यहाँ पे सेल बी है और इसके पास 100 मोलिक्यूल है। मतलब इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या हायर है और ये जो सेल बी है इसके पास मोलिक्यूल कितने, 0 है। तो यहाँ का कंसंट्रेशन क्या हुआ, इसके कंपैरिजन में हायर है। अब ये दोनों सेल जब पास में होती है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे। मतलब ये समझ लीजिए एक एक करके इस तरफ ट्रांसपोर्ट हुआ और कितने हो गए, 50-50। अब ये कंडीशन कैसी आ गई, इक्विलिब्रियम वाली। मतलब यहाँ पे भी 50 मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी 50 मॉलिक्यूल, मतलब 50-50 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए। मतलब ये मतलब कंडीशन कैसी आ गई, इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तब क्या होगा, यहाँ पे कोई सब्सटेंस फ्लो होता नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होगा। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस से कोई फ्लो होता नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस रुकती नहीं है। यहाँ पे हमेशा कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम पे आ गई दोनों सेल्स, तो दोनों सेल्स इक्विलिब्रियम पे ही बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे कोई सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन तो होगा। समझ लो एक मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरफ आया तो यहाँ पे 49 नहीं हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से वापस इस तरफ फ्लो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेंटेन होगा, क्योंकि पहले 100 मॉलिक्यूल थे, इस सेल के पास कोई मॉलिक्यूल नहीं थे। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन था, यहाँ पे क्या था, लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या था, हायर था और यहाँ पे क्या था, लोअर था। और यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आने पर यहाँ से एक मॉलिक्यूल फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी एक मॉलिक्यूल इस तरफ फ्लो होगा और ये कंडीशन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है। और ये क्या होता है, तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई सब्सटेंस फ्लो होता है। मतलब ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के भी किसी सब्सटेंस को फ्लो करवा सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही मतलब कोई सब्सटेंस फ्लो होगा। मतलब हायर टू लोअर होगा कंसंट्रेशन तो वो सब्सटेंस क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, सब्सटेंस फ्लो होगा। मतलब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, कभी कभी लोअर टू हायर सब्सटेंस भी क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। मतलब लोअर टू हायर ऑल्सो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यूँ समझ लीजिए वहाँ पे लोअर है, उसके अंदर मॉलिक्यूल कम है, तो हम क्या जानते हैं, हायर टू लोअर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर लोअर है, इसके बाद हायर में उसकी रिक्वायरमेंट है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी की मतलब एनर्जी का इस्तेमाल करके वो मॉलिक्यूल लोअर से हायर भी जा सकता है। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कैसी होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होता है, जिसमें लोअर टू हायर ऑल्सो भी हो सकता है। अब इसको देखेंगे, जैसे 100 मॉलिक्यूल है किसी सेल के अंदर और यहाँ पे सेल भी है, उसके पास 0 मॉलिक्यूल है, तो हम जानते हैं कैसे फ्लो होगा। ऑटोमेटिकली ये हायर टू कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है। तो ये समझ लीजिए 50-50 पे आ गए। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि इस सेल को, ये भले इक्विलिब्रियम में आ गए, इसके बाद भी इस सेल को रिक्वायरमेंट है उस मॉलिक्यूल की, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो क्या होगा पता है, यहाँ से मॉलिक्यूल फ्लो होगा और फ्लो होता है किसकी तरफ चला जाएगा, इसकी तरफ, यानी ये 49 हो जाएगा और ये 51 हो जाएगा। एनर्जी का इस्तेमाल करके वो क्या होगा, उस मॉलिक्यूल को अंदर एंगल्फ करवाएगा। भले इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, लेकिन ये मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ये फ्लो करवाएगा। ये क्या हो गया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। भले इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, इसके बाद भी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, मतलब लोअर टू हायर फ्लो होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और जब इसको रिक्वायरमेंट है और 100 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो तो ये 0 से 100 भी हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या तो हो या नहीं हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं सेमी परमेबल
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और may not be present। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली होती रहती है। जैसे मैं आपको बता दूं, 2 टंकी है यहाँ पे पास में रखी हुई है और इससे ये यहाँ पे कनेक्ट है दूसरी टंकी, ठीक है। ये टंकियाँ है यहाँ पे और ये दोनों ये क्या है यहाँ पे कनेक्ट है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ से वाटर कोई फ्लो हो रहा है, तो जैसे ये टंकी कंप्लीटली फिल हो गई, कंप्लीटली क्या होगी, फिल होगी। इनके बीच में तो कोई मेम्ब्रेन होती है नहीं, हम जानते हैं टंकी के बीच में कौन सी मेम्ब्रेन होगी, ये सीमेंटेड होती है। लेकिन ये यहाँ पे फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ से कोई नल है और यहाँ से ये पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और हम जानते हैं कि जैसे ये इस लेवल तक आ जाएगा तो इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गया, हायर, और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर ही नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई नल लगा हुआ था। ये वाटर क्या होगा, यहाँ से फ्लो होता हुआ इस तरफ आ जाएगा, मतलब यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जबकि अपन बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमेशा होनी चाहिए, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं, हो भी सही तो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो सकता है। ऐसा नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसका मतलब एक्टिव ही होगा, ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और पैसिव में हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं उससे रिलेटेड जो पॉइंट है। एक तो ये जो प्रोसेस होती है, हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो, आउटर एनवायरनमेंट की हो या कहीं की भी हो, उसके ऊपर टेम्परेचर का, O2 का या फिर किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का किसी का भी इफेक्ट तो पड़ता ही है, सेल है ये, ठीक है। तो इस प्रोसेस में पैसिव ट्रांसपोर्ट में मतलब ना ही लो टेम्परेचर, मतलब किसी का भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो नॉट अफेक्टेड। ये जो प्रोसेस होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, नॉट अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर, इसके बाद एब्सेंस ऑफ O2, मतलब O2 भी नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर लो हो तो भी फर्क पड़ता नहीं है। एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। अब ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, साइनाइड। ये एक मेटाबॉलिक इनहिबिटर है, मतलब ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर सेल के पास ये प्रेजेंट भी होगा तो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो स्टॉप नहीं होगा। जबकि आपका ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, मतलब अगर टेम्परेचर क्या हो, लो हो, लो टेम्परेचर अगर लो है तो ये अफेक्ट होता है। एब्सेंस ऑफ O2 तब भी ये क्या होता है, अफेक्ट होता है। और मेटाबॉलिक इनहिबिटर भी हो तब भी ये क्या होता है, अफेक्ट होता है। आपको ये ध्यान रखना है, यानी साइनाइड वगैरह जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट हो तो ये प्रोसेस क्या होती है, अफेक्ट होती है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो स्लो भी हो सकता है या स्टॉप भी हो सकता है। क्यों, अगर टेम्परेचर लो हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या मेटाबॉलिक इनहिबिटर प्रेजेंट हो। जबकि अपन जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब लो टेम्परेचर हो, नॉट अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर। इसके बाद एब्सेंस ऑफ O2, उससे कोई बिगाड़ नहीं सकती है, मतलब यूँ कह सकते हैं अपन। और मेटाबॉलिक इनहिबिटर जैसे साइनाइड वगैरह प्रेजेंट हो वो भी उसका कोई नुकसान करते नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे होता है वैसा ही चलता रहेगा। अब ये प्रोसेस है कौन कौन सी, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके अंदर आती है सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम पंप। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है जिसको कहते हैं अपन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट जो एग्ज़ाम्पल्स हमारे चल रहे थे उसमें नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम्पल है दैट इज़, आई होप आपसे जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने कराए वो समझ में आ रहे हैं। वही चीज़ें जो आपने 10th में पढ़ी है, बस 11th में हम उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, उसे थोड़ा आगे का सीख रहे हैं। आपका जैसे बुक का एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है, मे बी पॉसिबल कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर ये ना हो, बट क्वेश्चन इज करेक्ट। क्वेश्चन है आपका sin x + y
अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। शो दैट या प्रूव दैट, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमको? साइन x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ओके, LHS लेके चलते हैं हम। वैसे जब भी प्रूव किसी चीज़ को किया जाता है, जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो वी डू द सॉल्यूशन, बट जब प्रूव करने को कहा जाता है तब हम लिखते हैं प्रूफ। ये इस चीज़ का प्रूफ है। तो नाउ LHS लेकर के चलते हैं। LHS क्या कह रहा है? साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। ओके, नाउ ये चीज़ है, आंसर लाना tan x प्लस tan y। उसमें भी क्या हो गया है कि x जो एंगल है वो अलग पड़ गया है और उसके बाद हमें आ रहा है tan y। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इस चीज़ को? देखो, तो sin x प्लस वाई इस टाइप का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? sin a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या कहते थे हम उस फॉर्मूला में? कि sin a प्लस बी इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? sin a इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही आता है इसमें, कॉस ए इंटू साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई या साइन ए प्लस बी का, कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या, उसमें बस साइन का फ़र्क आ जाता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस की जगह आ जाता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर ए की जगह कौन है? x है, और b की जगह कौन है? y है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड डू द सॉल्यूशन। इसके आगे क्या बनेगा? इसका एक्सपेंशन कर रही हूँ मैं, साइन चलो ठीक है यहीं से कर लो। तो ये बनेगा आपका साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? अपॉन अगेन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नाउ सी दिस थिंग। अब यहाँ पर हमने लिख तो लिया, आंसर हमको चाहिए। तो अब हमारे पास क्या हुआ है? यहाँ पर जो चीज़ यहाँ चाहिए थी कि x एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, y एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, बीच में प्लस का साइन। तो यहाँ पर भी ये चीज़ तो हम करने में सक्सेसफुल रहे कि यहाँ जहाँ x प्लस वाई आ रहा था, यहाँ पर x और y को हम सेपरेट कर चुके हैं। साइन x है, ओनली x ही है, कॉस y है, यहाँ पर x एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक आ चुकी है। बस यहाँ साइन कॉस आ रहा है, वहाँ पर क्या आ रहा है? tan x आ रहा है। ठीक है, tan x या tan y आ रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी यहाँ गिवन है उसको हम tan में कन्वर्ट करने की ट्राई करें। तो कैसे करेंगे? साइन को कन्वर्ट करना है tan में। इफ़ आई राइट दिस थिंग, साइन x लिखा है, ठीक है। इसमें मैं ऐसा क्या करूँ, इसमें क्या ऑपरेशन लगाऊँ, क्या चीज़ ऐसी करूँ जिससे कि ये tan में कन्वर्ट हो जाए? तो पहली चीज़ तो ये कि tan और साइन में क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। tan x का फॉर्मूला क्या बनता है? साइन x अपॉन कॉस x। अगर यहाँ पर साइन x के साथ साथ अपॉन में कॉस x भी होता तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख लेते? tan x। तो tan x तो हमको चाहिए, भले कुछ भी करना पड़े। तो क्या है इसका मतलब? हमको अपॉन में क्या चाहिए? कॉस x तो चाहिए ही। फिर यहाँ देखते हैं साइन y, हमको क्या चाहिए उससे शुरुआत करनी है हमेशा, tan x tan y। तो यहाँ से अगर अपॉन में cos x मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, tan x बन जाएगा। यहाँ पर क्या है? साइन y है, तो साइन y के अपॉन में क्या हो कि tan y बन जाए। तो साइन y के अपॉन में अगर cos y होगा, अगर हम ये चीज़ लाने में सक्सेसफुल हो गए साइन y के अपॉन में cos y, तो हमारा क्या बन जाएगा? tan y बन जाएगा। तो हमारा जो मोटो है ये चीज़ लाने का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? इनडायरेक्टली हमको साइन x के अपॉन में तो cos x चाहिए और साइन y के अपॉन में क्या चाहिए? cos y चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमको अपॉन में क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो cos x चाहिए
और क्या चाहिए, cos y चाहिए। तो अपनी इच्छा से कोई भी चीज़ इसके अंदर डाली नहीं जा सकती। और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, करना है इस इक्वेशन में कुछ भी हमको, जैसे अपॉन में लाना है, मुझे cos x भी लाना है, cos y भी लाना है, तो मैं क्या करूँगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ये चीज़ अप्लाई करूँगी। तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, क्यों, ताकि हमारे पास sin x और sin y आ सके। तो यहाँ पर अब ये चीज़ हम करेंगे, अपॉन में cos x और cos y लेकर के आएंगे। तो इंडिविजुअली cos x और cos y का डिवाइड करने की बजाय हम दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो देखो कैसे होगा, on dividing numerator and denominator बाय किससे डिवाइड करना है, cos x इंटू cos y, क्योंकि हमको cos x की भी ज़रूरत है और cos y की भी ज़रूरत है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, cos x cos y बना दिया और हम उसका भाग अंश और हर दोनों में देंगे। यहाँ आप लिख सकते हो अंश व हर में cos x cos y का भाग देने पर। ओके तो करते हैं ये चीज़। तो हमारा टर्म क्या है, देखो sin x cos y प्लस cos x sin y। फर्स्टली पूरा न्यूमरेटर एक साथ ले लेते हैं, sin x cos y प्लस cos x sin y, यही चीज़ है। न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं cos x cos y से। कर दिया, हमारा काम हो गया यहाँ तक। न्यूमरेटर को तो हमने डिवाइड कर दिया, अब ये वाला अपॉन बनाना बाकी है, ये अपॉन बना दिया हमने। अब डिनोमिनेटर बाकी है, sin x cos y माइनस cos x sin y, तो लिखते हैं इसको sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, cos x cos y से। ठीक है जी, कर दिया हमने डिवाइड। अब देखो लिख तो दिया इसको, अब डिवाइड करना बाकी है, करते हैं। ये इरेज कर रही हूँ मैं अभी। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, सी दिस थिंग, sin x इंटू cos y अपॉन ये आ रहा है। वेन एवर यू सी दिस थिंग, क्या इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन ये आएगा x प्लस वाई अपॉन 3। इसी तरीके से हम ये जो टर्म आपको गिवन है उसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं या नहीं। सेपरेट करना मतलब देखो अलग अलग करके लिखना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस ये अपॉन ये, तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, इस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं। तो इसको सेपरेट करके लिख रही हूँ मैं, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कौन है, कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में क्या साइन है, प्लस का है तो प्लस का लगा दिया। देन सेकेंड टर्म कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, क्लियर। नाउ सेकेंड टर्म, उसमें भी ऐसे ही करेंगे, सेपरेट करके लिखो साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में क्या साइन है, माइनस का तो माइनस लगाओ, कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। तो इस टाइप का कुछ करते हो और आपको अगर मन में डाउट है कि ये सही लिखा है या नहीं तो फिर से चेक कर लो, क्या इसको सॉल्व करने पर भी हमको यही चीज़ वापस मिल रही है। सॉल्व करेंगे कॉस एक्स कॉस वाई एलसीएम, ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो मतलब करेक्ट किया है। अब इसको सॉल्व करो, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई में ये दोनों मल्टीप्लाई में ऑपरेशन पॉसिबल है यहाँ पर। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है,
tan x, राइट द tan x, cos y कैंसिल, वन टाइम डिवाइड हो जाएगा. नाउ cos x डिवाइड sin x अपॉन cos y, tan y अपॉन sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, cos y कैंसिल, माइनस की जगह माइनस, cos x कैंसिल, sin y अपॉन cos y, ये क्या बनेगा tan y. तो क्या टर्म आई है आपके पास, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, विच इज़ योर RHS. तो हमारे पास क्या आया, LHS इज इक्वल टू RHS देन हैंस प्रूव. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है. हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस लगाएंगे. sin x हमारे पास था बट अपने को tan x बनाना था उसको, तो ज़रूरी था अपॉन में cos x का होना और cos y का होना. तो अलग अलग ना लेकर के हमने दोनों को मर्ज कर दिया, cos x इंटू cos y, उसका अंश व हर दोनों में भाग दे दिया, उसको डिवाइड कर दिया हमने न्यूमरेटर से, उसका डिवाइडेशन कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. ओके, ये क्वेश्चन हो गया. अभी नेक्स्ट देखते हैं. जैसे देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, नेक्स्ट इसका सिमिलर ही है, वो आपको करना रहेगा. एग्जाम्पल है, मे बी आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं हो, तो एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने आपको बताया था, इसको 9 लिख लो, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना है जो मैं बता रही हूँ. एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट है sin 25 डिग्री इंटू cos 35 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 35 डिग्री. दिस इज़ योर क्वेश्चन. इसका सॉल्यूशन हमको करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, देखो यहाँ पर sin 25, sin 35, cos 25, sin 35. अब कैसा देखने में लग रहा है, ये एक एंगल है, ये 25, दो टाइप के एंगल यूज हो रहे हैं, 25 और 35 दोनों. तो एक बार 25 आ रहा है sin के साथ, एक बार 35 आ रहा है. अब की बारी 25 cos के साथ आ रहा है और 35 sin के साथ आ रहा है. तो अगर मैं कहूँ कि योर A इज़ 25 डिग्री एंड B इज़ 35 डिग्री, दो ही एंगल्स है इसके अंदर, तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या बन रहा है, सिंस sin A, अब इनकी जगह रख के देखो, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, दैट इज इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ sin A प्लस B, यहाँ पर लिख लो इसको, इक्वल टू sin A प्लस B. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, जस्ट अप्लाइड इट इन द क्वेश्चन. तो sin A प्लस B, तो क्या होगा 25 प्लस 35, क्या बना बोलो यहाँ पर, sin 60 डिग्री. sin 60 का वैल्यू पता है या नहीं पता है, पता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ आई एम गिविंग द होमवर्क क्वेश्चन, इसी टाइप का है, बस उसमें वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी डिफरेंट है. एग्जाम्पल नंबर 9 का ही सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ये होमवर्क है आपका. cos 64 डिग्री एंड cos 19 डिग्री, 19 डिग्री माइनस sin 64 डिग्री sin 19 डिग्री. आपको इसकी वैल्यू बतानी है. सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यूज. बीच में प्लस का साइन है. ओके, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन. अब इसके आगे के जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.